Assalamu alaikum. Welcome to another video related to 10 days plan for the best revision of first year and second year students of Federal Board. As you know कि आप लोगों के पेपर जो हैं they are around the corner. सेकेंड मई को सेकेंड ईयर का पेपर है, मीनवाइल जो फर्स्ट ईयर है उसका 30 अप्रैल को पहला पेपर है। अब इस दौरान ये जो आजकल आपके कुछ दिन बनते हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज, उसके बाद तो फिर आपने ऑब्वियसली फर्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इन दिनों को आपने अपना बहुत फ्रूटफुल बनाना है। उसके लिए आपके लिए मैं एक ऐसा प्लान लेके जो कि बहुत फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगा एंड दैट विल हेल्प यू टू गेन द मैक्सिमम रिविजन एज मच एज यू कैन। ठीक है, first of all you need to understand कि why is it very important for you to get the maximum score for the first year and second year papers। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपने इन पेपर्स को लाइट नहीं लेना, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपने तब भी इन पेपर्स को लाइट नहीं लेना, क्योंकि ये पेपर्स और ये जो रिजल्ट है दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू फॉर गेटिंग एनरोल इन द गुड यूनिवर्सिटी। वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल देन आपको MD कैट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग यू आर गोइंग टू गेट प्रॉब्लम इन ECAT वगैरह। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के इसी तरीके से बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको इंटर में बहुत कमाल ग्रेडिंग चाहिए होती है। इसलिए आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप इन दिनों को बिल्कुल ज़ाया ना करें। अक्सर लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप लोग अकेडमीज़ ज्वाइन कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। इनफैक्ट कुछ लोग तो पूरा साल भी अकेडमीज़ को चला रहे होते हैं, आप लोगों की ट्यूशनिंग वगैरह होती है। तो आप लोगों ने उस टाइम को ये ध्यान में रख के कि बस मैंने पूरा साल बहुत मेहनत किया है तो दीज डेज आर फॉर माई रिलैक्सिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये डेज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी साबित हो सकते हैं और यही डेज़ में बाद में रिग्रेट का भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करा सकते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। एज यू नो कि फेडरल बोर्ड ने आज से 3 से 4 साल पहले से ही SLO बेस्ड को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, विच मीन्स कि आपका जो भी पेपर आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और क्योंकि आप अब एक इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यू विल बी ग्रांटेड विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट और बुक से एक्सरसाइज से सवाल बहुत कम आएंगे। ठीक है, आपको बल्कि आएंगे ही नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो आपने अब इन दिनों में, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्योंकि 10 दिन है ना, तो 10 दिनों में तो जाहिर सी बात आपने एक दफ़ा तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अमूमन बच्चों का अभी तक सिलेबस कवर हो चुका होगा। दिस टाइम दे आर गोइंग टू डू रिविजन। तो उस टाइम में आपने अब बैठ के पूरी रीडिंग को थॉरली नहीं पढ़ना। अक्सर बच्चे हार्ड वर्क के चक्रों में अपना बाकी सारा का सारा सिलेबस गंवा देते हैं कि लाइक वो पहले पेज की पहली लाइन से शुरू करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पहले पूरा सिलेबस एक का ख़त्म करते हैं, दूसरे पे देन तीसरे पे। ये करने से क्या होता है कि वो अपना बहुत सारा यूज़फुल टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने में और ऐसी चीज़ों को पढ़ने में जो उन्हें पहले से आती थी लेकिन बस उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए दोबारा पढ़ ली। आपने इस टाइम में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का तरीका ये है कि कॉन्सेप्चुअली आपने लर्न करना है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने एक पैराग्राफ अपने सामने देखा, आपके सामने एक पूरा पेज है, इनफैक्ट आपने उस पूरे पेज में देखा कि बेसिकली मेन कोर क्या है बात का। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने केमिस्ट्री की बुक खुली हुई है, उसमें आपके सामने आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। दूसरी बात, किन 2 चीज़ों के दरमियान में बन रहा है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, मेटल और मेटल के दरमियान में, या नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। आप वो पॉइंट्स चाहें तो स्टिकी नोट पे साथ साथ बनाते जाएं और पेस्ट करते जाएं ताकि आपको वो जो लास्ट मिनट रिविजन होती है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आप बिल्कुल पेपर देने से तो कुछ घंटे पहले एक दफ़ा रिवाइज करते हैं तो उस टाइम पे तो जैसे आप पूरी बुक दोबारा से बैठ के नहीं पढ़ना शुरू करते, आप सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ते हैं। सिमिलरली इन दिनों में आपने हर एक चैप्टर में से, हर एक सब्जेक्ट में से कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं। दूसरी बात, वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। वेटेज से मुराद क्या है कि आपको क्या चीज़ लगती है कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ में वीक हैं। अब मैं यहाँ पे किसी चीज़ को बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करी, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग वीक एरिया होता है। कुछ लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मीनवाइल कुछ लोगों की बहुत वीक होगी। सिमिलरली कुछ लोगों की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, दूसरों की वीक होगी। तो यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन सेल्फ, बाय योर ओन सेल्फ, कि आप किस चीज़ में वीक हैं और कितने चैप्टर्स किसके आपको बहुत कम आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा वीक हैं या लाइक क्या आपको शुरू करना चाहिए, आपने नोटिस करना है कि आपको किस बुक के सबसे कम चैप्टर्स आते हैं।
मसलन कुछ लोग को इनफैक्ट इंग्लिश ग्रामर भी वीक होती है, आपने ग्रामर को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना, हर रोज़ का 1 घंटा ग्रामर को लाजमी देंगे, क्योंकि ग्रामर से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ग्रामर से आपके वो डू एज डायरेक्टेड जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होती हैं, वो सारा कुछ भी ग्रामर से ही आता है। तो ग्रामर के बहुत पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ग्रामर को इग्नोर नहीं करना। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बायो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं साइंसेस के, इनमें आपने देखना है कि किस चैप्टर की आपको बिल्कुल ही नो हाउ नहीं है, सबसे पहले आपने वो स्टार्ट लेना है, ताकि अभी आप फ्रेश माइंड से सबसे पहले वो करें, एक दफ़ा आप उससे गो थ्रू कर लें, देन आप आहिस्ता आहिस्ता उन चैप्टर्स की तरफ आएँ जो आपको थोड़े से आते हैं, देन थोड़े से ज़्यादा आते हैं, फिर उससे ज़्यादा आते हैं, उससे ज़्यादा आते हैं, लाइक आपने असेंडिंग ऑर्डर में आना है, सबसे कम उससे ज़्यादा इस तरह करके आपने आना है। इस तरह से आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी, 10 दिन आपके यूजफुल बन जाएंगे। ये आपके 8 दिन जो है वो मैंने कवर करा दिए। नेक्स्ट इज एनालाइज योर सेल्फ। व्हाट डज दैट मीन? अब आपने देखना है कि आप किन चीज़ों में कहाँ लाए करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में से आप जिस भी क्लास में हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो आता है या नहीं आता? उसके लिए 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप एक दफ़ा बुक साइड पे रखें और ख़ुद सोचें कि इसमें मैंने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए, क्या मुझे वो सारे आते हैं, या आप जो आपकी बुक का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है हर चैप्टर का, जो एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, उसमें फर्स्ट पे लिखा होता है बाय द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट मस्ट नो, और नीचे पॉइंट्स दिए होते हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ें। उन पॉइंट्स में देखें कि क्या वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस चैप्टर के एंड तक आपको आ जाना चाहिए, क्या वो आपको आता है। इफ़ यू नो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं आता देन गो अगेन फॉर इट। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि जो आपकी बुक के आखिर में एक्सरसाइज होती है उसको आप थॉरली रिवाइज करें। फेडरल बोर्ड के जो भी स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें एक्सरसाइज को इतनी यू कैन से कि इतना स्ट्रेस नहीं किया जाता, इतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि हर बंदे को पता है कि एक्सरसाइज से सवाल इतने नहीं आते, और कॉलेज लेवल पे तो ऑनेस्टली नहीं कराया जाता है इतना ज़्यादा एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज खुद से करें, क्वेश्चन आंसर्स देखें, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, उनका क्वेश्चंस क्या आपको आंसर्स आते हैं या नहीं आते, क्योंकि जो आखिर में क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज करें। तो आप उनको देखें, देन यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ पे लाइक करें। और तीसरा और जो सबसे आखिरी तरीका है प्लस FLPs। व्हाट आर मॉक टेस्ट? बिल्कुल ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे एक बोर्ड का पेपर होता है, आप वैसे करके इनको अटेम्प्ट करते हैं। ना भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि अटेम्प्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है, पर आप गो थ्रू ज़रूर करें। गो थ्रू करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, और अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई सवाल नहीं आ रहा तो यू विल गेट टू नो कि आप किस चीज़ में, किस कॉन्सेप्ट में वीक है, वो कॉन्सेप्ट आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। अगर आपका देखने का दिल नहीं करा वो कॉन्सेप्ट, आप यूट्यूब पर सीधा सीधा वो टॉपिक सर्च करें, शॉर्ट्स में जाके उसकी कोई ऐसी वीडियो देखें एनिमेटेड, चाहे बायो में तो एनिमेटेड वीडियोस बहुत कमाल की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, अंडरस्टैंडिंग उनसे अच्छी क्रिएट हो जाती है। तो बायो के लिए मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूँगी कि आप शॉर्ट्स में जाके एनिमेटेड वीडियोज़ देखें। जैसे अगर कोई नर्व सेल है, कोई न्यूरॉन है, कोई इस तरह से वो जो चीज़ें होती हैं कि हमारे पास कैसे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पास करता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल वो नहीं आता तो फिर आप एक जस्ट फाइंड आउट कर लें कि कैसे कोई एक एनिमेटेड वीडियो देख लें शॉर्ट्स की, कोई ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इस तरह की कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी हो, लाइक आपके पास एक अनलिमिटेड तरीका होता है। FLPs क्या होते हैं? दैट आर फुल लेंथ पेपर्स। अमूमन एकेडमीज़ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा फोकिया दी जाती है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आए, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि आपको पता चले कि किस किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और कैसे आपने उन्हें अटेम्प्ट करना है। FLPs का सिर्फ आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप ख़ुद को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। मैं फिर कहूँगी, अगर आपके पास टाइम नहीं होता क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने का, तो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। जस्ट आप उसको एक दफ़ा थॉरली रीड कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से कहाँ पे लाइक करें। दैट्स इट फॉर द मॉक टेस्ट एंड FLPs। आखिर में मैं आपको जस्ट की पॉइंट्स बताऊंगी जो कि इस पूरी वीडियो को सम अप करेगा कि आपको इवेंचुअली क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने माइंड मैप्स बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप माइंड मैप्स किस तरह से बना सकते हैं, जैसे अक्सर सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक चीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, देन उनकी फर्दर से टाइप्स होती हैं, देन उनकी फर्दर से टाइप्स होती हैं। लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। तो उनको आपने क्या करना है कि इस तरह माइंड मैप करके फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे, बहुत ईजीली आप उसे कर पाएंगे। जहाँ पे डायग्राम की प्रैक्टिस है,
आप उसको प्रैक्टिस करें जहाँ पे डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम को पढ़ लें, आपको लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फॉर एग्जांपल बनाना पड़ा है, आपको पता होना चाहिए आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है, पोर्स भी होते हैं, उसके अंदर एटीपी सिंथेसिस भी होते हैं, अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम आएगी, आपको उसके अंदर की एक एक चीज़ का पता होगा। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल अगर आपको आता है, आपको इसे पता होना चाहिए लिपिड बायलेयर उसके अंदर होती है, उसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कहाँ पे लाइक कर रहा है ये पता होगा आपको। उसके अंदर की रीडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फंक्शंस देख लें हर चीज़ के कहाँ पे कैसे कैसे एग्जिस्ट करें, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जिसमें बायो के लिए बता रही हूँ जहाँ पे डायग्राम्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इवन कि आप फिज़िक्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िक्स में भी अक्सर ऐसे AC जनरेटर जैसे है, DC मोटर है, इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको, इनफैक्ट ट्रांसफार्मर, उनमें भी आपको ये अप्लाई करने की आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आपने अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप ये कहें कि मैं मतलब 18 घंटे पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी एंड देन मैं कोई 4-5 घंटे मुश्किल से सो लूँगी या सो लूँगा, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू मेक एवरीथिंग बैलेंस्ड। आखिर में आके बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होना कि लाइक मैं बिल्कुल ही मतलब अपनी जो भी बाकी रूटीन है उसको मैंने ख़त्म कर देना है, जस्ट पढ़ना नहीं। हर चीज़ बैलेंस में चलेगी तो सब कुछ बहुत इजीली अप्लाई हो पाएगा, सब चीज़ें डुएबल होती हैं। आपने बस खुद को बहुत अच्छे से असिस्ट करना होता है, गलत तरीके से कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ जब एक्सट्रीम पर जाती है तो वो गलत हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, हर चीज़ को बिल्कुल बैलेंस में रखना है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपने ईजी सब्जेक्ट्स को डिफिकल्ट सब्जेक्ट से सबमर्ज करके रोज़ का रोज़ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब आपने एक एक चैप्टर तो रोज़ नहीं पढ़ना ना, अब आपको 2 से 3 चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट। इससे ज़्यादा पढ़ लें तो दैट इज़ योर लक, दैट इज़ योर गुड विल, ये चैलेंज। कम नहीं पढ़ना, 3 या 4 आपकी एवरेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जाएंगे बेस्ट, और अगर इससे कम जाएंगे तो वर्स्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट के आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं और साथ आसान सब्जेक्ट रखें। मसलन मैं फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रही हूँ, अगर आपको फिज़िक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है तो फिर आप उसके इस्लामियात और इंग्लिश को सबमर्ज करें। अगले दिन आप मैथ्स पढ़ रहे हो या आप बायो या कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, देन यू नीड टू डू इज़ के उर्दू साथ पढ़ लें, गज़लियात पढ़ लें, नज़में पढ़ लें, क्योंकि वो भी ईजी नहीं होती। किसी भी चीज़ को आपने आसान नहीं समझना। हर चीज़ अगर ना पढ़ी जाए तो इवेंचुअली वो मुश्किल बन जाती है, ठीक है। उसकी भी ग्रामर में आपने इग्नोर नहीं करनी, उर्दू की ग्रामर भी इक्वली मुश्किल होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप ये इन 8 to 9 डेज़ में करेंगे, इवेंचुअली आखिरी दिन में आपने मॉक टेस्ट अपने रखने हैं, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे, अगर आप डिटर्मिन्ड रहेंगे, अगर आप ये जहन में रखेंगे कि दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सिर्फ तभी आप ये सब कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल फोकस्ड रह के पढ़ेंगे। आप बिल्कुल कुछ और सोच रहे हैं एंड आपके सामने बुक खुली हुई एंड यू से कि यस मैंने 2-3 घंटे बुक के सामने रखे हैं, बैठ के पढ़ा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस और दैट डजंट मेक एनी चेंज। आपको चेंज लाना है तो डिटरमिन्ड भी रहना पड़ेगा, फोकस्ड भी रहना पड़ेगा, और बाकी चीज़ों से तब तक साइड पे रहना होगा जब आपके सामने बुक खुली हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा फॉर द पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू इट, लेकिन इवेंचुअली आप उसके आदी हो जाएंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और शेयर दिस विद योर अदर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और जिन जिन लोगों का पेपर है उन तक ये वीडियो भी पहुंचाएं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।